अब आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? देखो, जनता तो वहां नाराज थी भाई सरकार से। और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यो बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़ जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही है। और माहौल उनके खिलाफ, किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिका साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया भाई है? जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में जिस तरह भाई सवाल जैसे उठते यहाँ हैं। पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, जी यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं। जी तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुकवा दी है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, गड़बड़ी का आरोप है। चलो, आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे। ठीक है। तो साहब हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है, बार बार उलटफेर हो रहा है, क्या लगता है कि इस बार क्या? भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं। और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। इस बार लग रहा था हरियाणा में कांटे की टक्कर के बाद में कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन रिजल्ट देखो, वहां पे कास्टिज्म का बड़ा खेल है। किसान वर्सेस अदर्स में चुनाव का खेल खेलते हैं, बहुत साइलेंट तरीके से खेलते हैं। ये बड़ा घपला है किस्म से वहां पे। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई। और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगार की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है। लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई असर नहीं। हाँ, असर कम दिखाई दिया, असर कम दिखाई दिया। तो आपका ये मानना है कि जनता वोट नहीं दे रही, पर वोट कहां से आ रही? वोट कहां से आ रही है पता नहीं भाई, वोट कहां से आ रही। तो आपका क्या मानना है, कहां से आ रही? और भाई क्या बता कहां से आ रही, हम ही क्या बताते। हम तो अपनी वोट दे हुए। यहाँ पे भी जब चुनाव हो, वोट आवे। जैसे अभी गन्ने की समितियों के चुनाव हुए और सबने देखा कि पर्चे कैंसिल हुए और उनके कैंडिडेट जीत गए बगैर वोट के, तो वोट आवे ऐसे। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है।
और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। और पर कल लंबा चौड़ा संबोधन दिया, भाषण दिया पार्टी ऑफिस में, किस तरह से काफ़ी चीज़ों पर बात की, चाहे वो राहुल गांधी का विषय हो या वो नेशनल जो विपक्षी पार्टी हैं उनको लेकर कहा हो, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब हरियाणा में विजयी हुए हैं तो उन्होंने विजयी अपनी भाषण में ये बातें कही हैं, पर कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर भी चर्चा की होगी, जहाँ जम्मू और कश्मीर में 10 साल चुनाव नहीं हुए, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने कहा कि वहाँ पे आतंकवाद खत्म हो गया, डेमोक्रेसी और पुख्ता होगी, साथ ही साथ स्टेटहुड वापस मिलेगा। फिर ये भी कहा गया कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, वो सब जनता ने खारिज कर दिया। प्रधान, कांग्रेस के साथ जो भी घटक दल जुड़ता है राजनीतिक, वो परिजीवी पार्टी साबित होती है, उस घटक दल को ही खत्म कर देती है कांग्रेस, उस दल के लिए खतरनाक है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस था तो शिवसेना का था। शिवसेना को जिस तरीके से पीठ में खंजर घोंपा गया 2019 में, फिर उसके बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन से लेकर आपने सारी सेंट्रल एजेंसीज और यंत्रणा यूज कर शिवसेना में फूट डाली। आप अगर बात करते हैं, आप अगर चिराग पासवान जी की पार्टी देखें, आपने चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी आपके अलायंस थे, आपने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। आपने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना काम देखा, किस तरीके से आपने उनको निपटाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जिनका हाथ थामकर अलायंस पार्टनर्स ने उनको मजबूत बनाया, और मजबूत बनते ही इन्होंने सबसे पहले अपने ही अलायंस पार्टनर्स के साथ विश्वासघात किया। तो शायद वो अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी सुना रहे थे या भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा जो नतीजा है वो अनएक्सेप्टेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस और एनसी के उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में लड़ी गई जम्मू और कश्मीर की लड़ाई मैं कहती हूँ एक सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल है कि आपने इतना झूठ परोसा जम्मू और कश्मीर के बारे में, आपने इतनी बातें कही कि आपने बहुत डेवलपमेंट लाए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, पर अल्टीमेटली हार का सामना करना पड़ा। तो जनता ने दिखा दिया कि आप कितने भी झूठ बोलो दुनिया को और देश भर को, वो झूठ जब उनका वोट आएगा वो वोट के माध्यम से आपको सच्चाई का आईना दिखाएंगे। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। मल्लिक ने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक कमिटेड है संविधान को प्रोटेक्ट करने के, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से सक्षम है और हम लोग सब एक साथ होकर सारी पार्टियों को प्रबल बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं और जनता का विश्वास जीतकर एक मजबूत विकल्प देना चाहते हैं। उसमें हम सब कमिटेड हैं, हम सबका अलायंस, इंडिया अलायंस की तरफ हम 100% कमिटमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने पर्सनल एम्बिशंस, अपनी पार्टी के एम्बिशंस को थोड़ा दबाकर देश के हित में क्या है उसमें हम काम करें, और जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, विरोधी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जो रिजर्वेशन के विरोधी हैं, जो इक्वालिटी के विरोधी हैं, जो इंक्लूसिविटी के विरोधी हैं, वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हराएं। मैं नतीजों को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करा, सभी लीडर्स ने इस बारे में बात की, ईवीएम तंत्र, और ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने लेट अपडेट करे नतीजे जो हैं, क्या कहेंगे आप लोग? मैं अभी उसका आकलन वो करेंगे कांग्रेस पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि वो आकलन करें किस वजह से क्या है। और ईवीएम को लेकर तो बहुत सारी चर्चा बार बार होती रही है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है उसके क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या नहीं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने आकर उसको खुल के हमें नहीं बता पाए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो,
चाहे वो खुद भारतीय जनता पार्टी हो, जो विपक्ष में थी, एल के अडवाणी जी की अगुवाई में एक किताब लिखी गई थी जिसके बारे में ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी उसके बारे में उठाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, फारूक अब्दुल्ला जी ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, हमने भी उठाया है कि कितनी बार जो क्लोज फाइट्स होती हैं, क्लोज मार्जिन वाली फाइट्स होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अपना दायित्व समझें और डेमोक्रेसी को किसी तरीके से, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को का हनन ना होने दें। जो उनका स्टेटमेंट है कि एम्फसाइज करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्या कहेंगे मैडम? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल बात कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर नीड्स डेवलपमेंट। जम्मू और कश्मीर में 370 हटने के बाद 10 साल वहाँ पे सरकार नहीं रही है, 5 साल सरकार नहीं रही है, 10 साल चुनाव नहीं हुए हैं। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वहाँ की जनता ने दी है, तो उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने के लिए बहुत सारा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा ही। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा भी किया है, मोदी जी ने अपने हर चुनावी भाषण में कहा, अमित शाह ने कहा कि वापस स्टेटहुड बहाल करेंगे। तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और ये कोऑर्डिनेशन के चलते जम्मू और कश्मीर की हित का कैसे बात की जाए, जम्मू और कश्मीर वासियों की हित की कैसे बात की जाए, वो उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में करेंगे। मैम, सामना में जो आज आर्टिकल आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष के बाकी नेताओं के द्वारा भी इस मामले पर अपनी बात रखी जा रही है। नहीं, वही जो मैंने भी कल कहा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश आया है हरियाणा से। एक जीती हुई इलेक्शन हारी हैं और साथ ही साथ थर्ड टर्म हिस्ट्री क्रिएट की है भारतीय जनता पार्टी ने, तीसरा टर्म लाकर, और इतना एंटी इनकम्बेंसी था, इतना लोगों में एक फीलिंग थी कि ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उसको विश्वास नहीं जीत पाई। ये तो खैर आत्मचिंतन करने का विषय ही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी ये ध्यान देना होगा कि एज इंडिया अलायंस हम लोग जम्मू और कश्मीर में जीते हैं, और अगर यहाँ पे भी गठबंधन हो जाए, सबको अकोमोडेट कर जाए, तो शायद एक दूसरे का समर्थन हो पाए, मजबूती बन पाए। तो उससे बहुत बड़ा संदेश गया है, आत्मचिंतन होगा, डिस्कशन होगा। और अब वो जो रात गई बात गई हो गया है, आने वाले जो चुनाव हैं, अभी झारखंड में आप गठबंधन के साथ हैं, महाराष्ट्र में आप गठबंधन के साथ हैं, दिल्ली में अगर गठबंधन बनता है आम आदमी पार्टी के साथ, तो इंडिया अलायंस की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी की महत्वाकांक्षा को एक तरफ रखकर संविधान और प्रजातंत्र की और जनता की लड़ाई लड़ें।